स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम अपने रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का अगला पेपर करेंगे और देखेंगे इसमें कि किस तरह से सवाल हमारे आते हैं और हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज के अपने नए सवाल कि किस तरह के सवाल हमसे पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। ये सवाल है टाइम एंड वर्क से। पढ़ते हैं सवाल को और फिर मैं इसे आपको समझाता हूँ। ब्राड 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है जबकि अनु उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। यदि ब्राड और अनु दोनों एक साथ कार्य करते हैं तब उन्हें कितना समय लगेगा। इसने कहा है ब्राड 20 दिन में, एक 20 दिन में करता है और अनु कितने दिन में पूरा करती है, 15 दिन में पूरा करती है। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, सबसे पहले लेते हैं हम एलसीएम। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 60। 20 का टेबल पढ़ा हमने, 60 में कितनी बार गया 3 बार और 15 से 4 बार। अब उसने कहा है कि ब्राड और अनु दोनों एक साथ, तो ब्राड की कितनी है इफ़िशियंसी 3 है और अनु की कितनी है 4। तो ब्राड और प्लस अनु दोनों की इफ़िशियंसी कितनी हो गई 7 हो गई। 60 यूनिट हमें उनसे काम कराना है, 7 यूनिट वो पर डे करते हैं। तो कितने दिन में कर देंगे 7 अट्ठे 56 और कितना बचा 4/7 डे। तो उन्हें दोनों को एक साथ काम करने में कितना वक्त लगा 8 से ही 4/7 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इस तरह के ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। बस इसमें होता क्या है, अरिथमेटिक के साथ थोड़ा एडवांस भी ले लिया जाता है जिस वजह से एग्ज़ाम ज़्यादा टफ लगता है थोड़ा। और उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा फिजिक्स डाल देते हैं और केमिस्ट्री डाल देते हैं। इसमें साइंस का ज़्यादा मेन रोल होता है। इसमें मैं आपको फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल कराऊँगा और मैथ्स के सवाल भी कराऊँगा। देखते हैं अपना अगला सवाल, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मनोज अपनी आय का 33% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। उसकी आय में 1000 रुपये की वृद्धि हुई लेकिन उसे खाद्य पदार्थ पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा भोजन पर किए जाने वाले खर्च 27% तक गिर गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। इसका देखो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मेथड समझाता हूँ। वो बेसिक मेथड है लेकिन उससे आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो, कंसेप्ट हो या हमारा बेसिक मेथड हो। देखो ट्रिक कुछ नहीं होती, वो सिर्फ बेसिक मेथड का रिज़ल्ट होता है। वो हमें रिज़ल्ट ज़्यादातर याद नहीं रह पाते और जो रिज़ल्ट होता है उसे हम ट्रिक कह देते हैं। तो समझते हैं इस सवाल को। मनोज अपनी आय का 33%। सपोज दैट मनोज की जो इनकम है उसको हम क्या मान लें, आई मान लें। अपनी इनकम का कितना हिस्सा 33% हिस्सा क्या करता है, भोजन पर खर्च कर देता है। अब उसने अपनी आय में, इसे इक्वल लगे, उसने अपनी आय में 1000 रुपये की वृद्धि की। उसकी इनकम कितनी थी, इनकम हमने ली आई से, प्लस उसने इसमें कितना वृद्धि कर दी, उसने इसमें वृद्धि कर दी 1000 रुपये की। इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया। लेकिन उसके खाद्य पदार्थ पर अपना खर्च नहीं बढ़ा। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा भोजन पर किए जाने वाले खर्च 27% तक गिर गया। जब उसने 1000 रुपये की इसमें वृद्धि की तो उसका जो भोजन पर किया जाने वाला खर्च कितना था 27% गिर गया। 27 को ऐसे लिखेंगे 27/100। तो हमें उसकी क्या बनानी है, प्रारंभिक आय बतानी है। प्रारंभिक आय कौन सी है हमारी, प्रारंभिक आय हमारी ये वाली है और अंतिम आय हमारी कौन सी है, ये वाली है जो बढ़ी हुई। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास इनकम आ जाएगी। ये हमारा इसका एक बहुत ही बेसिक सा मेथड है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कितना हुआ ये 33i/100 = 27i/100 प्लस 27 × 1000/100। इससे 0 से 0 हमने कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल किया। जो ये हमारा 33i है और इधर हमारा 27i है। अगर हम इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो 27 माइनस होएगा तो कितना बचेगा 33 - 27 6i
अपॉन 100 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, 27 इंटू 10 की हमने मल्टीप्लाई की 270। हमने इस 6 से 270 काटा, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इस 100 की मल्टीप्लाई हमने 45 से की, तो प्रारंभिक इनकम हमारे पास कितनी आई, 45,000, 4500 रुपये। ये हमारा सिंपल सा आंसर हुआ। आप इसको जो है इसी मेथड से लगाएं। इस तरह के सवाल जो भी आते हैं, टैक्स वाले भी आते हैं, जिसमें परसेंटेज जब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, मैं उसमें सिखाऊंगा कि ये मेथड हमारा कितना यूज़फुल रहता है ऐसे सवालों को करने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सी इनकम इक्वल रखनी है, प्रारंभिक भी और लास्ट वाली भी। बस उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो हम इसको बस देखते ही देखते सोल्व करके निकल जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं भाइयों कि कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए आपका। ट्रिक तो आप खुद भी बना लोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं होती, जो उनका रिजल्ट आता है निकल के बस वही ट्रिक होती है। और वही आपको इम्प्रेस करने के लिए लास्ट की चीज़ पढ़ा के कि 2 सेकंड में सवाल और 5 सेकंड में सवाल, भैया कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक मेथड नहीं पता होंगे, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मैथ करने का। जरा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बस वहीं पर अपनी कहानी फ्लॉप। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4 है, तब कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा। इस सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, इसको नोट कर लेना। जो फॉर्मूला रहेगा हमारा इसके लिए, शायद आपको याद हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू निकालें तो क्या निकल के आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा 1 की साइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सपोज करो हम कोट स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले से कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या आएगा हमारा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में जाके प्लस हो जाएगा और 1 की कोसेक स्क्वायर थीटा से माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा हमने इस एक फॉर्मूले से पहला, दूसरा और तीसरा, हमने इससे 3 फॉर्मूले तैयार किए। देखना ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें फॉर्मूलों को याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी जो हमारी त्रिकोणमिति है ये सिर्फ फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है। हमें जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद होंगे इतनी जल्दी हम अपने क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो नीचे का मैंने आपको समझाया है, यहाँ आप इसी से निकाल लेंगे। हमें दे रखा है कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4। हम यहाँ से क्या करें, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इजिकल टू 4 हमारे पास ये बचेगा। इस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें किस चीज़ में प्रूव करना है, कोसेक में, तो हम इस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक कैसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको हम ब्रैकेट में डाल लें, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा है हमारे पास अगला, तो कोट स्क्वायर थीटा ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या रहेगा हमारा,
जो है कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, हम देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 किसके इक्वल रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और इजिकल टू 4। हमने देखा इधर भी कोसेक स्क्वायर थीटा है और इधर भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अगर हम इस कोसेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई पहले कोसेक से होगी तो कितना आएगा, कोसेक 4 थीटा और माइनस फिर 1 की होगी इससे कोसेक स्क्वायर थीटा से, कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 4। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना था और हमारा इसका क्या आंसर निकल के आया, 4। उम्मीद करता हूँ भाइयों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस बेसिक सा फॉर्मूला था जो मैंने आपको पहले समझा दिया था और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा है 10,201 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है। देखो इसका सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे। 99 इसका नहीं हो सकता, वरना हमारा 91 हो सकता है, ना 99 वरना 91, क्योंकि हमें दे रखा है 5 संख्याओं में और ये हमारे पास हमें पता है कि 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4 में ही बनेगा। बचा हमारे पास 111 और 101। हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है 10,201 का। देखो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, 10,201 का वर्गमूल क्या होगा। मैं जब आपको वर्गमूल पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि इतने बड़े वर्गमूल हम कैसे कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 111 बचा और 101 बचा। हमें पता है कि 111 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कहीं भी 0 नहीं बनता और बचा हमारे पास 101। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 10,201। हमारा इसका सिंपल सा आंसर क्या रहेगा, 101। इसके अंदर मैं आपको क्या ट्रिक बताऊंगा, क्या मैं इसका मेथड बताऊंगा। जब मैं आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाऊंगा तब मैं इसको आपको बेसिक से समझाऊंगा कि हम इसको कैसे समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ये प्रैक्टिस है, यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊंगा तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा और हमारे आज के क्वेश्चन रह जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आया हमारा अलजेब्रा से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब हमें दिया है x प्लस 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आप सपोज करो कि a प्लस बी का ये इधर हमें क्यूब दे रखा है। अगर हम x प्लस वाई का क्यूब का अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या निकल के आएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हम कितना रहेगा, 1 रहेगा और इक्वल टू में क्या हमारे पास x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता ही क्या है, 1 है। तो हमारे पास आया x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और इजिकल टू में 1 है। इजिकल टू से हम इधर को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और इजिकल टू 0। हमसे प्रूफ क्या करवा रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 इजिकल टू क्या रहेगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, इसका मान 0। कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी सिंपल फॉर्मूला था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यह है जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना है, कॉपर और जिंक का कितना रेशियो है, 19:6 और निकिल से जस्ते का कितना है,
निखिल से जस्ते का कितना है? 7:4। और हमें बताना किसका है? हमें बताना है तांबे से जस्ते से निकल, यानी तीनों का बताना है। तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात क्या रहेगा, यानी कॉपर, जिंक और निकल। हमें इनका फाइंड आउट करना है। मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास में समझाया था कि जैसे हमारा जिंक और जिंक है तो इनको हम मिडिल में लेते हैं, जो कॉमन चीज़ होती है। हमने लिया 19:6 और 4:7। मैंने आपको निकालना सिखाया था कि इन दोनों से कैसे निकालते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी कर देंगे और फिर बीच वाले की। तो हमने की 19 चौक 76 और 6 सत्ते 42। फिर हमने बीच वाले की कितना आया, 6 चौक 24। तो हमारे पास आया 76, 24 और 42। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किससे हो सकता है? ये 2 से हो सकता है। 2 से कितनी बार गया? 38, और ये 12 बार, और ये 21 बार। अब किसी और से कैंसिल हो रहा है। 3 से 12 भी कट रहा है, 21 कट रहा है, लेकिन 38 नहीं कट रहा। तो ये किसी और से कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या रेशियो निकल के आया? हमारे पास रेशियो निकल के आया 38, 12 और 21। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम क्या, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये आया हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। 7 किलोमीटर की यात्रा में ध्वनि तरंगों का समय कितना होगा? इसके अंदर जो ध्वनि तरंगें होती हैं, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया। और हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। और हमसे समय पूछा है तो समय बराबर क्या रहेगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है हमें? 7 किलोमीटर। और आपने देखा यहाँ पे डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दे रखी है, और स्पीड कितनी दे रखी है हमें? मीटर पर सेकंड में। और आंसर किस में है? सेकंड में। तो हम इस डिस्टेंस को किस में चेंज करेंगे? हम इसको भी हम मीटर में ही चेंज करेंगे। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 7 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 7000 मीटर। और स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास? 700 मीटर पर सेकंड। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये कितना हुआ हमारा? 70। 7 से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया? 10 सेकंड। तो हमें कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा ध्वनि तरंगों का सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने देखा किससे निकाला? चाल बराबर दूरी बटे समय से हमने इसको सॉल्व किया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या दिया गया है इसके अंदर? यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1880 रुपये है और विक्रय मूल्य 1598 रुपये है, तब छूट की दर क्या होगी? हमें MRP कितना दे रखा है? MRP दे रखा है हमारे पास 1880 रुपये, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास? 1598 रुपये। अगर हम MRP में से SP को घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने डिस्काउंट पे बेचा। तो हमने 1880 से इसको माइनस किया, 10 में से 8 गए, सॉरी कितना बचा? 2 बचा। और इधर कितना बचा हमारा? 7। 17 में से 9 गए, 8 बचा। और इधर 7 में से 5 गए, 2 बचा। तो हमें कितनी छूट दी गई? 282 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है MRP पे। MRP कितनी हमारे पास? 1880 रुपये। तो हमें छूट बतानी है। 282 रुपये की हमें छूट दी गई, कितने पे? 1880 रुपये पे। तो कितने % छूट दी गई? इससे हमने इसको कैंसिल किया। 188 से हम कैंसिल करेंगे, ये 2 से काट लें पहले। 2 9 18, 2 चौक 8,
और 2 पंजे 10। अगर हम 94 से 82 काटते कितनी बार कटेगा? 3 चौक 12 और 3 27 से 28, ये 3 बार कैंसिल हो रहा है 94 से। और हम 5 और 3 की मल्टीप्लाई की तो कितना है हमारे पास? 15%। तो हमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया था? 15%। ऑप्शन नंबर 4 है। तो आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो अरिथमेटिक के हों चाहे वो एडवांस लेवल के हों। क्वेश्चनों के अंदर कोई इतना टफनेस नहीं है। कुछ क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, जैसे जैसे हमारे टेस्ट बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से क्वेश्चन भी देखते चले जाएंगे कि क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ और इस बार क्या चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये चीज़ नोट ही करके रखनी है कि फिजिक्स भी हमसे न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूँ यहाँ पे, उनके फॉर्मूला आप नोट कर लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। उन न्यूमेरिकल से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे से देखना, सब इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पाइप एंड सिस्टम से ले लिया गया है। देखते हैं इसको। पाइप ए और बी क्रम से 30 और 45 मिनट में किसी पानी की टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सारा पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी खाली भरने में कितना समय लगेगा? तो 2 पाइप भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है सी। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है इस चैप्टर के अंदर? एलसीएम लेना रहता है। हमारे पास ए है 30 मिनट में और बी 45 मिनट में और सी 60 मिनट में। इसका एलसीएम लेंगे हम। कितना एलसीएम आएगा इसका? 30, 45 और 60 का 180। 30 से हमने इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 180 की। 30 से डिवाइड किया 180 को 6। 45 से 4 बार और 60 से 3 बार। ये हमारा ए और बी क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। तो खाली करने वाले को क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। तो हमने देखा 10 तो ये भर रहे हैं और खाली कितना कर रहे हैं? 3। तो ए प्लस बी प्लस सी, 10 में से 3 गया, कितना भर रहे हैं? 7। तो वास्तव में कितने लीटर पानी भर रहे हैं टैंक में? 7 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 180 लीटर हमें भरना है 7 की एफिशिएंसी से। तो कितने मिनट लगेंगे हमें? 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। 7 पंजे 35, कितना बचा? 5। सही 5/7। तो 25 सही 5/7 मिनट हमको लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। उसने प्लस में दे रखा है और आपको पता ही है जो ये चीज़ आती है 25 + 5/7, इसको हम लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। और हमारी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जुड़ें हमारे चैनल से एक बेहतरीन कंटेंट और एक से एक अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ रेलवे के, जिसके अंदर जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं मैं वही करा रहा हूँ। इससे अलावा मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? जब प्रीवियस ईयर है तो कोई नया तो मैं करा नहीं सकता। जब मैं प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ तो इसमें तो जिस तरह के सवाल पूछे गए थे मैं वही सवाल करा रहा हूँ। बस इन पर आप एक बार इस क्लास को देखते रहें और आप प्रैक्टिस कर लें बस इन क्वेश्चनों की। आपको एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% मिलेगा, 100 नहीं 60%, 70% आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो भाइयों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।